माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आप सभी का बीए सेकेंड ईयर मानव भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैंने मेरे प्रथम लेक्चर में आपको मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताया था एवं मेरे द्वितीय लेक्चर में मैंने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में प्रकाश डाला था। आज हमारा विषय है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, यानी मानव भूगोल के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, या साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर मानव भूगोल का क्षेत्र कितने सीमित है या व्यापक है, इस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। पूर्व के लेक्चर में हमने यह जाना कि मानव भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ, लेकिन आज यह एक प्रगतिशील विज्ञान है। प्रारंभिक समय में केवल मनुष्य के क्रियाकलापों का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव पर पर्यावरणीय प्रभावों तथा उन प्रभावों के साथ मानव का समायोजन कैसे होता है, इस बात पर महत्व दिया गया। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम फ्रेडरिक रेक्जल ने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्ष को भौतिक परिवेश से पृथक रूप में स्थापित कर मानव भूगोल को जन्म दिया। यहाँ हम जीन्स ब्रून्स के कथन से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र एवं मानव द्वारा पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के बारे में उनके कथन से भली भांति समझ सकते हैं। उनके अनुसार मनुष्य और भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों यानी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं द्वारा ही मनुष्य के सांस्कृतिक वातावरण का जन्म होता है। सांस्कृतिक वातावरण से संबंध मानव द्वारा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर जो कार्य किए जाते हैं वो समस्त, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो कृषि कार्य हो, या कोई भी आजीविका को चलाने के लिए जो काम किए जाते हैं वो सभी सांस्कृतिक वातावरण में सम्मिलित है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि स्वयं मानव संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। वह कभी भी आक्रमणकारी नहीं है, अथवा हम कह सकते हैं कि वह पूर्णतः प्रकृति का सहयोगी होता है, जबकि भौतिक परिस्थितियां उसे निष्प्रवणित कर देती हैं। वास्तव में जब तक वह जीवित रहता है तब तक वह क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। वह खाता भी है, पीता भी है, पृथ्वी के किसी स्थान पर विश्राम करता है, और इन सभी कार्यों में भौगोलिक तथ्यों में उसका योगदान स्पष्ट हम जान सकते हैं। यानी सामान्य शब्दों में हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को इस प्रकार समझ सकते हैं कि मानव व प्रकृति के बीच संघर्ष व समायोजन। सर्वप्रथम मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र है। चूंकि संपूर्ण पृथ्वी पर पर्यावरणीय दशाएं
मानव के अनुकूल नहीं पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में परिस्थितियां मानव के अनुकूल होती हैं एवं कुछ क्षेत्रों में प्रतिकूल होती हैं। आप इस मॉडल के माध्यम से भली भांति से समझ सकते हैं, जैसे आप पृथ्वी के किसी स्थान पर अपने सांस्कृतिक वातावरण में कार्य कर रहे हैं, यानी प्रकृति के बीच मानव अकेला है। एक तरफ प्राकृतिक वातावरण है जो उसके बाएं हाथ की तरफ है और दाएं हाथ की तरफ उस प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सांस्कृतिक वातावरण की रचना करना है, यानी उसे भरण पोषण भी करना है, अपनी वंशवृद्धि भी करनी है, पशुपालन भी करना है, कृषि कार्य भी करना है एवं विपरीत परिस्थितियों के अंदर काम आने वाली वस्तुओं का संचय भी उसे करके रखना पड़ता है। एवं जो वातावरण के साथ समायोजन है, वह उस समायोजन के साथ साथ और अपने सामने की तरफ वह देखता है कि क्रमिक विकास है, उसे वंशवृद्धि भी करनी है, उसे भविष्य के बारे में भी सोचना है। यानी एक मानव, एक विद्यार्थी के रूप में आप स्वतंत्र खड़े हैं। आपको प्रिय विद्यार्थियों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के 6 भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, जिन्हें हम प्रारंभ से बाद की स्थितियों में अध्ययन करेंगे। किसी प्रदेश में मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के जो तत्व हैं या भाग हैं या जो अंग बनाए गए हैं हमारे भूगोलवेत्ताओं द्वारा, उनके संबंध में हम अभी डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्रथम जो भाग है मानव भूगोल के क्षेत्र का, वह है किसी प्रदेश की जनसंख्या और उसकी क्षमता। इस पॉइंट पे हम ये समझना होगा कि प्रारंभ काल में मानव भूगोल के क्षेत्र की विविधता को समझने के लिए, उसके अध्ययन क्षेत्र को समझने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि किसी पृथ्वी के भूभाग पर जनसंख्या जो उस समय काल में उपस्थित है या निर्वाह कर रही है, और उस प्रदेश की क्षमता क्या है, यह पहला भूगोल का क्षेत्र था। नंबर 2 पर आता है उस प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण द्वारा कौन कौन से संसाधन उपलब्ध कराए गए। यहाँ अगर एक निश्चित भूभाग पर अगर कोई जनसंख्या या समुदाय निवास कर रहा है, उस क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं उनको जीवित रहने के लिए। तीसरे नंबर पर जो भूगोल का क्षेत्र है, उसका जो पॉइंट आता है वह है कि सांस्कृतिक प्रारूप प्रथम और द्वितीय क्षेत्र के बाद
प्रथम जो जनसंख्या उपलब्ध थी, दूसरा पॉइंट था हमारा कि कौन से संसाधन उपलब्ध थे वहां पर उस वक्त। तीसरे पॉइंट में ये साफ कहा गया है क्षेत्र के मानव भूगोल के क्षेत्र में कि मानव प्राणी जो उपलब्ध था, सेकंड पॉइंट में जो संसाधन उपलब्ध थे, उन दोनों से मानव ने कौन सा सांस्कृतिक प्रारूप का निर्माण किया। ये हमारा मानव भूगोल का तीसरा क्षेत्र है, क्योंकि मानव ने उपलब्ध संसाधनों को अपनी क्षमता के अनुसार उपयोग करके अपना एक सांस्कृतिक पर्यावरण या सांस्कृतिक प्रारूप का निर्माण किया। यह भूगोल के क्षेत्र का तीसरा पॉइंट है। इसके पश्चात हम डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट पर, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरणों के आपसी कार्यों के द्वारा निर्मित मानव वातावरण समायोजन। हम इसे क्षेत्र संगठन के रूप में भी जानते हैं, या हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि विभिन्न प्रदेशों में जो प्रारूप, सांस्कृतिक प्रारूप निर्मित हुए, कौन से सांस्कृतिक प्रारूप? जो प्रकृति, जो एक समुदाय के रूप में प्रकृति या पृथ्वी के संसाधनों से उपलब्ध संसाधनों को लेकर उन्होंने जो सांस्कृतिक प्रतिरूप निर्माण किया। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अपने फोर्थ पॉइंट में कि उन अलग अलग प्रतिरूपों के रूप में एक क्षेत्र संगठन के रूप में किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, किस प्रकार से वो अपने संसाधनों को एक दूसरे क्षेत्र में आदान प्रदान करते हैं। हो सकता है एक समुदाय या एक क्षेत्र या एक सांस्कृतिक पर्यावरण के पास में अलग प्रकार के संसाधन हैं, दूसरे के पास अलग संसाधन है। यहाँ मानव वातावरण समायोजन में वो अपने संसाधनों का उपयोग दूसरे क्षेत्र के रूप में, दूसरे संगठन के रूप में करते हैं, जिसे हम क्षेत्र संगठन के रूप में जानते हैं। अब हम आते हैं पांचवें क्षेत्र में, उस प्रदेश के अन्य प्रदेशों के साथ संबंध तथा उनके आधार पर स्थानिक संगठन। यहां पर जो बात मैंने अभी आपको पूर्व में बताई कि एक प्रदेश के पास में जो संसाधन उपलब्ध हैं या क्षेत्र संगठन उपलब्ध हैं, उनके अनुसार वो अपने उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हैं एवं उनका उपभोग करते हैं, जिसे हम स्थानिक संगठन के रूप में जानते हैं। हमारा जो पांचवा पॉइंट है, उस प्रदेश व अन्य प्रदेशों के साथ संबंध, जिसे मैंने आपको अभी बताया, उसे हम स्थानिक संगठन के रूप में जानते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट है 6, जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है, उपरोक्त वातावरण समायोजन का कालिक अनुक्रमण, या हम इसे यह भी कह सकते हैं समय की गति के साथ उसके विकास की दशा का इतिहास। या हम विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास किया, संसाधन के रूप में या क्षेत्र संगठन के रूप में या सांस्कृतिक प्रतिरूप के रूप में,
क्रमिक विकास के रूप में, जैसा मैंने स्टार्टिंग में जो अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मानव के एक तरफ भौतिक शक्तियां हैं, एक तरफ पर्यावरण है, और उसके जो सामने की तरफ है वो उसका क्रमिक विकास है। इस क्रमिक विकास का जो लास्ट पॉइंट है वो है कि मानव अपनी क्रमिक विकास में यहाँ तक प्रगति करके पहुँचा है। डियर स्टूडेंट, मैंने आज मेरे थर्ड लेक्चर में आपको मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ मानव भूगोल के कुल हेक्सागोनल मतलब 6 क्षेत्र हैं जो मैंने आपको विस्तार से समझाया। अगर आपकी कोई इस संबंध में प्रतिक्रिया हो या कोई भी क्षेत्र के विषय में आपको कोई भी जिज्ञासा हो तो मुझे ज़रूर रिप्लाई करना। मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर फ़ायदेमंद लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। और हाँ, मैं एक बात जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, चूँकि मैं पिछले 3 महीने से कोरोना ड्यूटी की है मैंने, और चूँकि वर्तमान में ये आप सभी के लिए आवश्यक है, कोविड-19 की संपूर्ण गाइडलाइन की पालना करें, स्वस्थ रहें, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। धन्यवाद।